नमस्कार, आज से .com आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 399 399। आज हमारे साथ हैं कायम रत्न सूबेदार इकबाल खान जी, गांव जाजोद से हैं। साक्षात्कार के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो पहले तो मैं नियम शर्तें पढ़ देता हूँ कि एक तो ये वीडियो यार से .com की संपत्ति रहेगा। एक बार इसको अपलोड कर देते हैं तो इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, डिलीट नहीं किया जाएगा। इसमें जो कुछ बोलेंगे उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे और इसकी कोई व्यावसायिक उपयोग जो है वो हमारी लिखित अनुमति बगैर नहीं होगा। तो जैसे कि मैं सामान्यतः शुरुआत करता हूँ पारिवारिक परिचय से। अपने शब्दों में बताएं परिवार के बारे में। हमारे परदादा जी जनाब तारू खान जी, जी उनके बेटे और हमारे दादाजी जनाब ममदू खान जी, जी और उनके बेटे और हमारे पिताजी जनाब मुशरफ खान जी, जी और मुशरफ खान जी का बेटा मैं सूबेदार कायम रतन इकबाल खान। जी। और हम 5 भाई हैं, हम्म। जिनमें से मेरे से छोटे हैं रिसलदार कुरशेद खान जी, जी। जो इसमें राइडिंग विंग में थे इंडियन आर्मी में। अच्छा। उसके बाद उनसे छोटे हैं कप्तान नियामत खान जी, जो ग्रेनेडियर्स के एक जाने माने सूबेदार मेजर और कप्तान हुए हैं, हम्म। वो भी रिटायर हो चुके हैं। जी। और उसके बाद मेरा जो छोटा भाई है वो इब्राहिम खान जी हैं, जो सऊदी अरब में KKMC में काम करते हैं और पिछले 27-28 साल से हुए हैं और अच्छे जमे हुए हैं, ठीक सेवा दे रहे हैं। उनसे छोटे हैं वो मेरे भाई हैं हेड कांस्टेबल शमशेर खान जी, वो जो सीकर पुलिस में नौकरी करते हैं। हम्म। और बाहर क्या नाम बताया उनका? शमशेर खान जी। शमशेर खान। अच्छा अच्छा। हाँ, वो पुलिस के जाने माने हेड कांस्टेबलों में से एक माने जाते हैं। हम्म। मेरे खुद के जो बच्चे हैं उनमें बड़ी मेरी बेटी है, हम्म। जो डीडवाना के पास छापरी गांव में शादी किया है। अच्छा, नाम क्या है उनका? उनका अनवर बानो। अनवर बानो। और उनके जो पति हैं, मेरे दामाद हैं, वो जनाब हिदायत खान जी, वो जम्मू कश्मीर में CRPF में हेड कांस्टेबल है। जी जी। उनसे छोटे मेरे 4 बेटे हैं, बेटी से छोटे। इनमें से एक हैं हेड कांस्टेबल नासिर खान जी, जोधपुर पुलिस में हैं और थानेदार बनने वाले हैं, सेलेक्ट हो गए हैं। अच्छा। और उनसे छोटे हैं वो हैं भारत हैं फॉरेन में, और वो वहाँ इसमें गार्ड ड्यूटी में है। और उससे छोटे 2 हैं, वो दोनों शिक्षक हैं। एक है सबीर खान जी, जो अभी राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में शिक्षक है, और एक है शिक्षक सलीम खान जी, जो सबसे छोटे बेटे हैं, जो मेरे साथ हमेशा एक ही परीक्षा हाल में देते रहते हैं। अच्छा अच्छा। पोते पोतियों में मेरे 3 दोहिते हैं बेटी के, जिनमें से एक ने BSc कर लिया है, एक इसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, और एक 8वीं क्लास की परीक्षा दी है। और पोतों में मेरा जो बड़ा पोता है, वो जो नासिर खान का बेटा है, वो B.Ed कर चुका है और तैयारी कर रहा है। उससे छोटे वाला है वो सीनियर सेकेंडरी में पढ़ रहा है। और उससे जो छोटे वाला बेटा है, उसकी जो बेटी है वो BA सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दे रही है। और उससे छोटा लड़का है वो 11वीं क्लास में परीक्षा दे रहा है। तो मम्मी पापा का नाम नहीं बताया आपने, क्या था? मम्मी का नाम? मेरे पिताजी मुशरफ खान। मम्मी का नाम है मनीरा बानो। अच्छा। ननिहाल कौन सी जगह आपका? हमारा ननिहाल बेरी में है। नाना नानी? और ये नाना नानी है वो याद है? नाम याद है? हाँ, नाना अलीम खान जी है। हाँ। और नानी का नाम मुझे मालूम नहीं अभी। और ससुराल कौन सी का बताया? मेरे ससुराल है वो बेरी छोटी में है, रिसलदार ताज मोहम्मद खान जी। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मेरे ससुर हैं। और CI जो DSP नेक मोहम्मद साहब हैं, वो मेरे साले हैं। ये तो हो गया आपका पारिवारिक परिचय, है ना। अब आते हैं शिक्षा के ऊपर। तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि। हाँ साहब, बताओ। शैक्षणिक पृष्ठभूमि में मैंने हायर सेकेंडरी पास करने के बाद में 1 अगस्त 1967 को मैं सेना में भर्ती हो गया। पहले मैं फाइटिंग फोर्सेज में ग्रेनेडियर से भर्ती हुआ। उसके बाद में 2-2.5 साल के बाद में मैं इसमें सेना शिक्षा कोर में अपने आप को ट्रांसफर किया, और सेना शिक्षा कोर में डायरेक्ट हवलदार बन गया। उसके बाद सेना में जवानों को पढ़ाते रहे और खुद भी पढ़ते रहे। 1973 में मैंने ADC 3 इयर्स के हिसाब से BA पास किया, और 1975 में मैंने राजनीति विज्ञान से MA किया। उसके बाद में 1984 में मैंने BA एडिशनल इंग्लिश लिटरेचर से किया। अच्छा। और बाकी बीच में सेना के जो कोर्स है वो करते रहे। जैसे वो आपने बताया, एक तो मैप रीडिंग का, कम्युनिकेशन हाँ, टेक्नोलॉजी का, सेना में सैन्य कोर्स जो भी है। सेना में रहते हुए
मैप रीडिंग का जो विशेष कोर्स था वो किया पचमढ़ी में, मध्य प्रदेश में। और उसके बाद में ये तो बाकी जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कोर्स था, जो अपने BSTC BEd जैसा कोर्स होता है, वो कोर्स किया। जी जी। और इसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया और 1991 में राष्ट्रपति से कमीशन लेकर के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कमीशन उन्होंने दिया और मैं सूबेदार रैंक से प्रमोट हो गया। और 1993 में 1 मई 1993 को मैं सेना से सूबेदार के रैंक से रिटायर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद में यहाँ आकर के समाज सुधार के कार्यों में लगे और 1997 से लेकर के 2002 तक मैंने समाज सुधार कमेटी कायम खानी महासभा राजस्थान के चेयरमैन के पद पर काम किया और अनेकों समस्याओं को उसमें जैसे कुछ मैं पूछता हूँ कि रुचियाँ पूछ लेता हूँ, वो भूल गया। एक तो जैसे कि आपकी कोई लेखन में रुचि रही है? हाँ, सेना में रहते हुए मैंने कई लेख लिखे हैं जो सेना के जो सैनिक सम्मेलन होता है उसमें सुनाए जाते हैं, उनमें कई लेख मेरे छप चुके हैं। और उसके बाद में मैंने एक मैप रीडिंग, हमारे पुरखे मैप रीडिंग में माहिर थे, इसका एक लेख लिखा था जो पूरी सेना में सर्कुलेट हुआ था। तो उसमें महाभारत और रामायण इनके ज़माने में हमारे जो पुरखे थे वो भी मैप रीडिंग के माहिर थे, वो उसमें सिद्ध करने की कोशिश किया है। तो भाषण वगैरह में, बोलने में, कला में? हाँ, सेना में रहते हुए और वैसे यहाँ भी रहते हुए मैंने भाषण प्रतियोगिता में अनेक बार हिस्सा लिया और सेना में मन संचालन का कार्य बखूबी रूप से किया और दूर दूर से बुलाया करते थे, श्रीनगर, लखनऊ, जयपुर, वहाँ तक काम किया। अच्छा, कोई वैसे कोई शेरो शायरी का कोई वैसे कोई शौक है कोई? हाँ, जैसा कि आपको बताया मन संचालन है, उसमें मुख्य रूप से शेरो शायरी काम करती है। तो शेरो शायरी में बनाता भी हूँ, तुकबंदियाँ कर लेता हूँ और अच्छी मौके के मुताबिक शेरो शायरी सुनाता हूँ, जिनका मैं महाराष्ट्र में जो साई गणेश मिलिट्री कैंप में किया तो वहाँ लोगों ने बहुत तारीफ किया। और सेना के जो हमारे जितने प्रोग्राम होते थे उनमें भी जनरल समीक्षा साहब, गार्डनिंग वगैरह कोई ऐसा कुछ होगा? हाँ, गार्डनिंग है, वो प्रमुख विषय रहा है। चारों तरफ जो आप हरियाली देख रहे हैं, मुझे ही पता नहीं चला, लोग पूछते थे कि हॉबी क्या है क्या है, लेकिन अब पता चला कि मेरी हॉबी गार्डनिंग थी। और जितनी हरियाली है ऊपर घर के चारों तरफ है, और जहाँ भी रहे हैं, जिस स्कूल में रहे हैं, जहाँ फौज में रहे, हरियाली में बस इसी में लगे रहे। चलो अच्छी बात है, तो होना भी चाहिए ना। अच्छा, आयु कितनी बताई अपनी अभी? मेरी अभी 72 वर्ष की उम्र चल रही है। मेरा जन्म तिथि 1 नवंबर 1947 है। 47 है? हाँ। अच्छा, भारत आज़ाद हो गया था ना उस समय? हाँ, आज़ादी के। तो सेना में रहते हुए कोई लड़ाई लड़ी? सेना में रहते हुए कई संग्राम में भाग लिया। मुख्य रूप से हम जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम था उसमें हम लड़ाई से पहले ही है वो अपना काम करने लग गए थे और मुक्ति संग्राम के साथ में हम बखूबी काम किया। और लड़ाई में पूरे 16 दिन तक हम लड़ाई में रहे। मैं उस समय 2nd राजपूत रेजिमेंट के साथ था। अच्छा। जिसने ईस्टर्न सेक्टर में अच्छा काम किया, तो उसी के साथ मैं भी था जी। तो ये सेवानिवृत्ति के बाद भी पढ़ाई चालू रखी? सेवानिवृत्ति के बाद मैंने सबसे पहले मंगलोड़ा कायम खानी बालिका विद्यालय मदरसा मंगलोड़ा है, जो लड़कियों की स्कूल है, मदरसा में चलती है, वो 8वीं तक की स्कूल थी, मिडिल स्कूल थी। वहाँ हेडमास्टर की ड्यूटी किया और पढ़ाया। और वहाँ पढ़ाते पढ़ाते ही मैंने उसके बाद वहाँ 2002 से 2009 तक रहा मैं। 2007 में मैंने इंग्लिश लिटरेचर से MA किया प्राइवेट तौर पर, स्वयं पाठ्यक्रम में। और उसके बाद में 2009 में मैंने समाजशास्त्र से मेरे बेटे के साथ दोनों एक ही परीक्षा हॉल में एक ही लाइन में बैठे परीक्षा दिए। जिस फोटो को एक ही परीक्षा हॉल में और आम मतलब आसपास दोनों लाइनों में बैठे। और सबसे खास बात ये है कि जब मार्कशीट आई तो जैसे बीच में 5-4 लड़के थे, वो कोई फेल हो गया, किसी ने नाम रख लिया, किसी को बनी नहीं कुछ भी, लेकिन इनका जो नंबर है वो आगे पीछे आ गया, जैसे कि 12-13 संयोग से होता है संयोग। तो हमारी जो मार्कशीट का नंबर है वो बाप का, मेरा 1 नंबर आगे है और बेटे का 1 नंबर पीछे है। और ये किसी भी दुनिया की यूनिवर्सिटी का किसी भी एग्जाम में आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्डेड कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, चलो अच्छी बात है। तो उसके बाद 2007 में 9 में तो हो गया समाजशास्त्र से। उसके बाद 2011 में मैंने लोक प्रशासन से परीक्षा दिया और 2014 में मैंने दिया है इतिहास से MA किया है। उसके बाद में मैंने 2017 में हिंदी से MA किया है। हाँ। इस तरह से 6 सब्जेक्ट में मेरा MA हो चुका है और जिनमें करीब करीब सब मेरे बेटों के साथ ही हुआ है। क्योंकि जब मैंने इंग्लिश से एग्जाम दिया तब मेरे जो नंबर 3 बेटा है सबीर अली खान, वो उर्दू से MA किया था, लेकिन उसका सेंटर है वो जयपुर में था, तो हमारा सेंटर अलग था, बाकी हम एग्जाम एक साथ दिए। अभी कौन सी की तैयारी कर रहे हैं?
अभी मैं जब मेरा 7वां एमए जो पीजी का सब्जेक्ट है वो उर्दू लिटरेचर है, हाँ। और मैं उर्दू अभी लिखना पढ़ना सीख गया हूँ, और इंशाल्लाह अगली परीक्षा में मैं एमए उर्दू पास करके तो आपसे कोई फिर एमए तो कर लिया आपने, अभी वो एमए से आगे पीएचडी वगैरह होती है, कुछ उसकी तरफ सोचिए। मेरी सब सारी परीक्षाएं हैं वो प्राइवेट हैं और नौकरी करते हुए हैं। अच्छा। या तो मैं पढ़ाता था या पढ़ता था, तो उनमें सब में पीएचडी के लिए जो मार्क्स चाहिए कम से कम वो नहीं बन पा रहे हैं, 25% एग्रीगेट। अच्छा, इसलिए मैं पीएचडी नहीं कर पाया। और ये अगर इस बार बन जाए तो बन जाए तो पक्का मेरी ख्वाहिश है कि हम करेंगे। बन जाएंगे इस बार बन जाएंगे, क्योंकि उर्दू है, अच्छा है और पकड़ भी है, ठीक है ना। और अच्छा, पुरस्कार, क्योंकि देखिए पुरस्कार क्या होता है, पुरस्कार एक ठहराव बताते हैं, एक अपना स्तर बताते हैं कि भाई हाँ इतना काम तो हो गया और आगे भी इतना इससे करना है। उत्साह बढ़ता है, लगन लगी रहती है, दूसरों के लिए प्रेरणा मिलती है। जी तो बताइए तो कुछ। इसके लिए सबसे पहले मुझे 2011 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जब वहाँ मैं श्री साई गणेश मिलिट्री फाउंडेशन में बच्चों को पढ़ाता था, तो वहाँ उन्होंने गुरु गौरव सम्मान पुरस्कार दिया शिक्षक दिवस पर। उसके बाद में हमारे समाज के इस तरफ ध्यान गया, उन्होंने जो कायम खानी शोध संस्थान जोधपुर है, उसने 2015 में मुझे कायम रत्न, जो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया। उसके बाद 2017 में हमारे जिला कलेक्टर साहब, जो जिला कलेक्टर उस समय ठुकराल साहब थे, तो उन्होंने, ठुकराल साहब IAS, उन्होंने, और उस समय मंत्री थे बाजिया जी, हाँ, तो उन्होंने जिला स्टेडियम में 15 अगस्त को और प्रशस्ति पत्र मोमेंटो दे करके और सम्मानित किया। एक वो पुरातन पुरस्कार, वो कौन सा? उसके बाद 2017 में मुझे, जो ये अपनी 2017 में हो गया, वो 2018 में मुझे जो शेखावाट यूनिवर्सिटी है उसके चांसलर डॉक्टर BL शर्मा साहब के हाथों से, और नाथावत साहब जो वहाँ के प्राचार्य हैं तौली कॉलेज के, उनके कॉलेज में, और पुरातन छात्र सम्मान पुरस्कार मिला, जो मेरे लिए बड़ा गौरवशाली है। एक ये जो साई गणेश बताया आपने कि साई गणेश मिलिट्री फाउंडेशन, उसमें मैंने 2009 से लेकर के 2015 तक लगातार ड्यूटी दिया है। कहाँ है ये अहमदपुर है, लातूर डिस्ट्रिक्ट एक तहसील है, नांदेड़ और लातूर के बीच में। वहाँ बहुत बड़ी अच्छी संस्था है, इसने अब तक 15,000 लोगों को फौज में भर्ती करा दिया है, और अपना भी वहाँ पर है वो शिक्षक के तौर पर काफी लंबा समय रहा, और हाँ, और काफी उस वहाँ टाइम दिया। वो पैसे लेते हैं क्या? और वो शुरू में लेते हैं खर्चे के लिए पैसे। अच्छा। भर्ती होने के बाद वो फिर कुछ थोड़ा कुछ पैसा और लेते हैं। अच्छा। भर्ती नहीं होता उससे नहीं लेते, तब तो नहीं लेते। हाँ। अच्छा, 2017 ताज ग्लोबल एकेडमी क्या था? 2017 में मैंने ताज ग्लोबल एकेडमी, जो धाननी में जाजूद के पास स्थित है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बहुत शानदार स्कूल है, उसमें भी मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए और विशेष तौर से उनको इंग्लिश और मैथ्स का कोचिंग देने के लिए कुछ समय तक काम किया, 4-5 महीने तक काम किया। तो अध्ययन में रुचि, ये जो इतनी रुचि रही है, किसको देख के लगी? आसपास के माहौल को, या अपने बेटों को, या जैसे कि किसी ने कहा कुछ कि नहीं यार थोड़ा और पढ़ना है ऐसे? सबसे पहले तो ये हुआ कि जब मैं सेना में गया और सेना शिक्षा कोर में गया, तो मेरे साथ में दूसरे स्टेट के जो शिक्षक थे, दे ऑल वर हाईली एजुकेटेड, तो उनको देखकर मुझे महसूस हुआ कि हमें पढ़ना चाहिए। तो वहीं से पढ़ना शुरू हो गया, और उसके बाद में यहाँ आकर के सिविल में आकर देखा, तो मैंने देखा कि शिक्षा का कुछ सम्मान है। शिक्षा का संबंध सिर्फ पैसे से नहीं है, सम्मान से है, और इसका संस्कृति और समाज के सुधार से है। इस वजह से मैंने शिक्षा में लगा रहा। और आज हम अगर अपना भला चाहते हैं, तो जैसे पुराना कहा भी है, विद्या बलम, नॉलेज इज पावर, हम सिर्फ शिक्षा से आगे बढ़ सकते हैं, और हम दूसरों को शिक्षा से समझा सकते हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो कैसे समझाएंगे? तो वैसे देखा है कि आपके जो ये मुस्लिम समाज है, इसमें थोड़ा शिक्षा का देखें तो अभाव ही है, जैसे कि छोटे मोटे जितनी ज्यादा। आप ये बात ठीक कर रहे हो, मुस्लिम समाज में है वो शिक्षा के प्रति विशेष जागरूकता नहीं है। हम जिस तबके को बिलोंग करते हैं वो एक कायम खानी समाज है, जो हमेशा से ही है, राज सत्ता में रहा है, और राज भी जाने जाते हैं। तो हमारा शिक्षा से ताल्लुक रहा है, और शिक्षा के बतौर ही हमने राज किया। जब हम शिक्षा में पिछड़ गए तो हम राज सत्ता में पिछड़ गए। और मैंने जब ये शिक्षा प्राप्त की, तो मुझे देख करके हमारे परिवार में भी शिक्षा का एक अलग जगी। और आपको जान को अचंभा होगा कि हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे ही भाई के बेटे की एक बहू जो 10वीं पास करके आई थी, रिजल्ट नया था, उसने देखा कि जब ताहिर ससुर पढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं पढ़े, तो वो पढ़ाई करती रही, और 10-12 साल के बाद वो डायरेक्ट जज बनी है, जज परवीन मानो। अच्छा। हाँ, और हमारे परिवार में हमारे एक भाई का बेटा जो अभी सीकर का जाना माना
हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है, डॉक्टर अली हसन, वो भी यही सोच करके कि ताऊ जी पढ़ रहे हैं तो हम भी पढ़े, और उन्होंने पढ़ा। और मेरे परिवार में आज लगभग 30 बच्चे BA MA BEd किए हुए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में लगे हैं। मेरे परिवार जो मेरा कबीला है उस कबीले में 7 लड़के लड़कियां बेटे और उनकी बहुएं एक साथ टीचर में लगी है, तो ये सब शिक्षा की वजह से हुआ है। मुर्दे में भी जान आ गई है। हाँ, वो सब सोचने लगे, आगे बढ़ रहा है। सही है। चलो ये तो अच्छी बात है। आपका सैन्य काल कैसा रहा? सैन्य काल बहुत शानदार रहा। मैं शिक्षा में था, इसलिए क्या था कि सम्मान मिला। मेरे जो पलटने मिली वो भी हमारी अपने जो ज़्यादा कल्चर के वही पलटने मिली थी। जैसे मैं 2 बार जाट में रहा, एक बार राजपूत रेजिमेंट में रहा। अच्छा अच्छा। उसके बाद में आसाम रेजिमेंट में रहा। तो सभी लोग फौज में एक जैसे होते हैं, और फौज तो अपना एक परिवार है, जैसा अपना परिवार वैसे परिवार अच्छा रहा। और आप अगर वैसे क्षेत्र के लिहाज से पूछें तो मुझे सबसे अच्छा ये जो देहरादून नैनीताल कौसानी का इलाका लगा, वो अच्छा लगा। वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, हरियाली बहुत थी, लोग सीधे साधे थे। और वहाँ ही रहते हुए वहाँ कौसानी में जो अपने राष्ट्र कवि हुए हैं सुब्रमण्यम पंत जी, उनकी जन्मभूमि, उनके घर को तक को देखने का मौका मिला। ये सब मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। बाकी लखनऊ कमांड स्कूल में रहे, अच्छा समय गुजरा। सेना में अलग अलग जगह से अलग अलग वर्ग से लोग आते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ जाकर सब एक होते हैं, सबकी भाषा एक हो जाती है, सबका खान पान पहना एक हो जाता है, और सब एक दूसरे को अपना बराबर समझते हैं, एक जैसे समझते हैं। वहाँ कोई कैसा, तभी तो वो काम सुचारू से चलता है। ये कभी कभी कुछ शिकायतें आती हैं खाने की, कुछ अफसर लोगों के व्यवहार की। सब मुझे फौज छोड़े हुए लगभग 25 साल हो गया है। हमारे ज़माने में ऐसा कोई नहीं था, और बहुत अच्छा खाना मिलता था, बहुत अच्छे अफसर थे, और कोई शिकायत नहीं थी, और कोई भ्रष्टाचार नहीं था। खुदा ने खास था अगर कोई अफसर ऐसा होता भी था जिसके यहाँ हमारे को खाने की या कपड़े की या पे की या कोई होती थी, तो हम लोग उसको बुरा मानते थे कि ये अच्छा अफसर नहीं है। बाकी उस समय सब अच्छे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई भ्रष्टाचार नाम की चीज़ नहीं थी। और कोई न भर्ती होने के पैसा लगते थे, न छुट्टी के लिए पैसे थे, न कोई प्रमोशन के लिए पैसे थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अब तो मुझे तो 25 साल हो गए। जी जी जी। अपनी फौज की जो, जैसे कि खेल की भाषा में कहूँ तो लाइन लेंथ वो कैसी रही है राजनीति को देखते हुए, बाकी देशों को देखें तो? नहीं, हमारी फौज है वो बिल्कुल गैर राजनीतिक है। उसे राजनेता अपना राजनीति करते रहो, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी समझते हैं। उनका एक ही काम है कि हमारा काम है मातृभाषा भूमि की रक्षा करना, और वो उसी में लगे रहते हैं। बस उनका वही पहला फर्ज वही है। अच्छा, तो जाजोद के बारे में बताएं कि जाजोद कितना बड़ा गांव है और कैसा माहौल है, पंचायत कितनी बड़ी है, क्या क्या विकास काम हो चुके हैं जाजोद में, मूलभूत सुविधाएं कैसी कैसी हैं? जाजोद एक जाना माना लक्ष्मण तहसील का गांव है, और ये पंचायतों में सबसे बड़ी पंचायतों में से एक है। अच्छा। जाजोद ग्राम पंचायत में 13 वार्ड हैं, और इसमें ये एक भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जिसमें लगभग सभी जातियां निवास करती हैं। इसमें मुख्य रूप से मुस्लिम्स की कायम खानी जाती है। उसके बाद काजी भी हैं, कुछ व्यापारी भी हैं, मनियार भी हैं, और इन 9 में यहाँ ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, जाट हैं, मेघवाल हैं, नायक हैं, और रैगर जाति के भी कुछ लोग हैं। तो इसमें बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सुविधाओं के लिहाज से हमारे गांव में आज दिन गवर्नमेंट का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो बालक बालिकाओं के दोनों के लिए है। उसके बाद बालिका विद्यालय है जो सेकेंडरी स्कूल है, उसको सीनियर सेकेंडरी के लिए कोशिश हो रही है। और उसके बाद 3-4 स्कूल हैं, वो प्राइवेट भी हैं, जिसमें सरस्वती बाल विद्या निकेतन है, सकीना बालिका विद्यालय है, उसके बाद राजस्थान पब्लिक स्कूल है, और एक SBN नाम का स्कूल है, वो भी सीनियर सेकेंडरी तक है। चिकित्सा के लिहाज से हमारे यहाँ पहले PHC था, अभी शायद CSC हो गया CHC हो गया है, और काफ़ी डॉक्टर हैं, डॉक्टर वगैरह आते हैं। हाँ, टाइम पर डॉक्टर आते हैं। कई गाँव में तो नहीं ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा सेवा दे रहे हैं। अच्छा। और डॉक्टरों का गाँव का साथ सहानुभूति है, और ठीक काम चल रहा है। उसके बाद बैंक है हमारे यहाँ, राजस्थान जो ग्रामीण बैंक है वो है, और गांव में काफ़ी, ये मंदिर मस्जिद तो खूब होंगी गांव में बड़े रूप से 2 मंदिर हैं, एक तो पुराना मंदिर है, एक नया मंदिर है, और मस्जिद है, वो 3 मस्जिद है, वो सुचारू रूप से चल रही हैं, और तीनों में लोग नमाज पढ़ते हैं। चलो, अच्छी बात है। और आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बहुत बढ़िया गांव का, और सब एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे सुखी गमी में सब एक दूसरे के सहयोगी हैं। अच्छा
हमारा वातावरण अच्छा गाँव है का जी। वातावरण बहुत शानदार है। और आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? किसको आदर्श मानते हैं आप? छात्र जीवन से ही मैं महात्मा गांधी का उनका, उनको मानते रहे हाँ, आप। नरम दल वाले हैं हाँ, आप, हाँ, नरम हाँ दल वाले। ये तो नरम दल वाले हैं फिर भी फौज इसलिए में, है, हाँ। ये है कि शांति से काम लो ने छोड़ो निज मर्याद को, सर्द लोहा काट देता है गर्म फौलाद को। इसलिए हम इसको मानते हैं। दूसरा ये है कि महात्मा ने जितने भी काम किए वो सब प्यार से किए। तो आंसू या मुस्कान जो भी है आपस में बांट लो, नफरत की गहराइयों को प्यार से पाट दो। ये जिंदगी एक हसीन गुलाबी सपना है, इसे प्यार से बिताओ, समाज की सेवा में काट दो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो शेरो शायरी श्लोक, तो आपने पढ़ाई की तो संस्कृत का भी अध्ययन किया है? हाँ, संस्कृत में मैट्रिक में मेरी फर्स्ट डिवीजन है और संस्कृत मेरा प्रिय विषय था, लेकिन आगे जाकर के मैं साइंस ले लिया था हायर सेकेंडरी में, इसलिए संस्कृत मेरा छूट गया था। लेकिन कोई श्लोक को अच्छे से श्लोक सुनाएंगे? हाँ, सुनाए। आपकी सुनने की ख्वाहिश है तो सुनाएंगे। हाँ हाँ। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत ज्ञानाय दानाय चैर क्षणाय। एक बार नारद जी ने भगवान राम से पूछा कि आप कहाँ रहते हो भगवान? तो राम ने जवाब दिया, नाहम वसामि वैकुंठे योगिना हृदयंच मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। चंदन शीतलम लोके चंदनानपि चंद्रमा चंदन चंद्रियो मर्दे शीतला साधु संगति। सत्संग में साधु के दिल में है। हाँ साहब। अच्छा, तो ये शेरो शायरी भी करते हैं? मन संचालन है, अपने भाषण है, इनमें बातचीत बीच बीच में कहते रहते तो हैं। ये किसके शेर ज्यादा पसंद है आपको? शेर है वो आम जनता जो पसंद करती है, उसी हिसाब से। हम सेना में रहे हैं तो हमें जो सेना वाला माहौल के जो शेर व शायरी है वही हम ज्यादा कहते हैं, वही तुकबंदी बनाते हैं। बताएं। जैसे वर्क लाइक ए सोल्जर, रेस्ट लाइक ए सोल्जर, talk like a soldier, walk like a soldier, love like a soldier, hate like a soldier, live like a soldier and die like a soldier। बहुत अच्छी बात है साहब। तो 72 साल के हो गए, वहाँ भी अभी भी सक्रिय हैं, मतलब कि ये जो सेना की देर है जीवन, या जैसे कि सुबह उठना वही दिनचर्या अभी बनी हुई है, या कोई स्पेशल कोई कसरत वगैरह करते हैं? इसकी सबसे अच्छी जो मुख्य वजह है वो है अपनी आदतें। कभी भी धूम्रपान और कोई दूसरा नशा पता कुछ नहीं किया, तो उससे स्वास्थ्य ठीक बना रहा। उसके अलावा नियमितता, समय पर जगना, समय पर सोना। क्योंकि जो लोग रात को समय पर नहीं सोते वो सवेरे सवेरे जगते नहीं है, ये उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरी चीज होती है। तो मतलब कि देर सो देर उठो ना, जल्दी सो जल्दी उठो। हाँ, जल्दी से सो और जल्दी उठो। अच्छा, नशे का प्रकार बदलता है। पहले से बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, फिर वो टीवी वगैरह का आ गया, फिर ये जो अब काफी तरह के महंगे नशे आ गए। अभी एक नया नशा भी जैसे मोबाइल का है। मोबाइल का नशा आप तो सही कह रहे हैं। कई लोग ट्रेन के नीचे आ गए इसके चक्कर में, अनेकों मर गए अभी तक। हाँ। इतना ही नहीं, आज तक तो है, आजकल तो गृहिणियां है, रोटी चल रही है और वो मोबाइल देखती रहती है। अच्छा, एक चक्कर और भी हो गया ये जो प्रेमी नहीं होते, प्रेमी, हाँ साहब, ये भी साथ साथ पहुंच गए। पहले क्या होता था, जैसे औरत का वो चक्कर है, मतलब चक्कर ही कहेंगे, हाँ, तो वो होता वहीं रह गया पीर में। अब कभी दोबारा मिल लिया तो अलग बात है। अभी क्या है, वो प्रेमी के पास नंबर है तो वहीं पहुंच जाते हैं वो, फिर वो कहते हैं जी ऐसा करना, तो उसके जो है वो गला दबा देना, कहता है जी गले से तो निशान आ जाएंगे, कोई कहता है चलो जहर मिला देना। तो ये इससे जो अपराध में है वो वृद्धि हुई है। सही दुरुस्त बात करें आप, अपराध में वृद्धि हुई है इसमें। हालांकि ये मोबाइल बहुत काम की चीज है, बैंकिंग का इसमें है, किराया भुगतान करना सब कुछ इसमें है ना, बिल भरना। मोबाइल इज दी वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन एड प्रोवाइडेड वी यूज इट प्रॉपरली। लेकिन मोबाइल को जब गलत इस्तेमाल करते हैं तो समय बर्बाद होता है और इसने लोगों को बर्बाद कर दिया। और एक सबसे बड़ी जो लोगों को इस तरफ जाने गया है वो है इसका रेडिएशन। मोबाइल को आप लंबे समय तक जिस स्थान पर रखते हो, जैसे अगर आप सीने पे रखा तो चेस्ट कैंसर हो जाएगा, रेडिएशन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जेब में रखोगे, पीछे रखोगे तो पीछे हो जाएगा, आगे रखोगे तो आगे हो जाएगा। सोते टाइम अगर आपने तकिए के नीचे रखा तो आपका पूरा दिमाग है वो रेडिएशन से प्रभावित हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो इसलिए इससे बचना है और लोग अपने बच्चों को इस बारे में बताना है, ये इसको दूर रख के छोड़ा है। अगर आप इसको नज़दीक रखोगे तो आज नहीं तो कल इसका असर पक्का होगा और ये बहुत घातक बीमारी है। तो इसलिए इनसे हमें सबको सचेत रहना है और सबको सचेत करना भी है। अच्छा, अब जैसे क्या है कि बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना,
हालांकि कभी सैनिक एक जो है वो बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है उम्र का तकाजा होता है, तो क्या कि बड़े लोगों की बात ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं लोग, है ना। तो आपने शिक्षा में भी काफ़ी नाम किया है और समाज में सम्मानित आदमी हैं, तो युवाओं के नाम संदेश कि भाई उन्हें किन किन रास्तों से दूर रहना चाहिए, किन किन चीज़ों को अपनाना चाहिए। युवाओं के लिए मेरा संदेश ये है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। आप किसी के लिए मत सोचो, लेकिन कम से कम अपने लिए सोचो। सही बात है। हाँ, किसी के लिए मत सोचो, लेकिन खुद के लिए सोचो। एक शेर है हाँ, कि बैठ कर गहरे पाजा सुरागे जिंदगी, तू किसी का नहीं बनता न बन, अपना तो बन, सही बात खुद है। का तो सोचो। और ये है अच्छा, कई लोग जो है वो अजरा अमृत प्राज्ञो, एक बहुत पुराना अच्छा। वेदों का शेर है, वो श्लोक है। अजरा अमृत प्राज्ञो विद्यार्थम च चिंतित, गृहीत कैसे सुमृत्यु नाम धर्मम आश्रित। हम कभी बुढ़े नहीं होंगे, हम कभी नहीं मरेंगे, ये सोचकर हमें विद्या ग्रहण करनी है और धन कमाना है। लेकिन मौत कभी भी झटका दे सकती है, कभी हम मर सकते हैं, किसी क्षण मर सकते हैं। सोच कर हमें भले मार्ग पर चलना है, धर्म का पालन करना है। धर्म का मतलब लोगों की भलाई करनी है, स्वभाव कमाना है। तो ये वेदों के श्लोक है, ये कहाँ से आ गए? आप तो कह रहे थे 10वीं बाद में जब पढ़ने का शौक है तो किताबों में मिलते ही रहते हैं, किताब मिलते रहते हैं। हाँ, किताब पे पढ़ते रहते हैं। जी। तो चलो, अच्छी बात है, बातों में अभी भी उत्साह है, काम करने का जज्बा है, उम्र है, लेकिन फिर भी वो आड़े नहीं आती है ना। ये सब हिम्मत अंदर से हिम्मत है, क्यों समाज कुछ संस्कार भी होते हैं परिवार के ना। तो लगता है कोई बात छूट गई है जो करनी है। अभी आपने लगभग सभी विषय कवर कर लिए हैं, किस बात पर क्या कहना है। अब एक ही बात यह है कि जो आज हमारे देश में एक नफरत की जहर चल रही है, हाँ, इस पर बोलना जरूरी है। हाँ, तो ये सब है वो किसके, हम सब के लिए घातक है। तो हमें सबको, पूरे देश को, सब देशवासियों को एक परिवार की तरह रहना है, किसी से नफरत नहीं करनी है, सबसे प्यार के साथ रहना है। और ये सब ये जो विचारधाराएं चल रही हैं, उसको नष्ट कर दो, उसको नष्ट कर दो, ये सब हमारे लिए, देश के लिए। घर में घुस जाओ, ये चीज फेंकाओ, ये गाय की पूंछ पकड़ लो, ये सारा काम, ये सब बेकार की बातें हैं। इनसे बचना है, लोगों को बचाना है, और इनके बातों पर आवेश में नहीं आना है। अभी बहुत ऐसे हुए हैं कि जिनमें लोगों ने ऐसे कोशिश करने की है, मतलब जैसे वो मध्यकालीन युग है, उसकी तरह भीड़ की तरह व्यवहार किया ना। समाज ने साथ नहीं दिया, लोग समझ गए हैं, शिक्षा का प्रसार है। तो इसलिए हम सब एक रहेंगे, मजबूत रहेंगे, राष्ट्र मजबूत रहेगा, हमारा विकास होगा। क्योंकि अगर हम सब आपस में एक दूसरे से नफरत करेंगे तो उससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है। वो हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान, बिखर जाएगा समाज, है ना। जो ताना बाना है वो बना नहीं रहेगा। असल में क्या होता है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए नवयुवकों के दिमागों में कुछ ऐसी बातें भर देते हैं जिनका वास्तविक को लेना देना नहीं होता है। अगर कोई घटना होती है तो उसको इतना बड़ा चढ़ाई करते हैं कि उसके बाद में लोग हैं वो उससे भटक जाते हैं और उसके बाद नुकसान होता है। तो ये सभी को सोचना है, हम सबको सोचना है। उसमें कोई भी मासूम मर सकता है। होता है रेल में, अगर एक आदमी है और उसको 4 आदमी मार रहे हैं तो बाकी रेल के डिब्बे में 100 आदमी, 80 आदमी, उनका भी तो कुछ फर्ज होता है। 200 आदमी, लेकिन वो नहीं हो रहा है, वो गलत बात है। बुरा मत मानना, आज तक ऐसा नहीं था, बुरा मत मानना। लेकिन एक चीज है, रेलवे के जो जनरल डब्बा होता है ना, उसमें एक हिजड़ा ताली बजा के आता है, ठीक है। उसमें डब्बे में 200, 300, 500 कितने भी डब्बे में घुसे हुए, कोई बात नहीं, कोई नहीं बोलता, वो सबसे पैसे वसूल के ले जाता है। उसमें उसको अगर उसके 2 जने हाथ पकड़ ले तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो सबसे धमका के पैसे ले जाता है ना। इसकी एक वजह ये है कि लोग ये समझते हैं कि इस दुनिया में मुझे क्या मतलब मालिक ने इनको क्या दिया, कुछ नहीं दिया है। नहीं, वो अलग बात है। मतलब गुंडागर्दी भी करते हैं कई लोग, बदमाशी भी करते हैं, पूरे डब्बे से लूट ले जाते हैं, जबरदस्ती वाला काम करते हैं। बाकी अगर हम हमदर्दी से देते हैं, एक ये समझ करके कि ये 400 मतलब 400, 500 भी हो, 200 भी, कितने भी आदमी हो, कोई रोजगार, लेकिन कोई बदमाशी गुंडागर्दी करते हैं तो वो उतने आदमी को लूट ले जाते हैं। वो तो गलत है, लेकिन वो हम उनको ये समझ करके कि बेचारे एक तरह से अपाहिज हैं। अच्छा, एक बात बताएं, जैसे आप सैन्य आदमी हैं तो आपने वहाँ कानून देखा, एक मतलब कि एक अनुशासन देखा, ठीक है। लेकिन आप जैसे कि सिविल में जाते हैं तो दफ्तरों में जाते हैं, कहीं भी जाएं, जैसे पुलिस वाले हैं, कोई और हैं, अधिकारी हैं, प्रशासनिक हैं, तो वहाँ देखते हैं तो न कोई वो तालमेल नहीं है। मतलब कि अपनी मर्जी है, काम पे आना है तो आना, नहीं आना तो नहीं आना है, झूठ बोलना है, रिश्वत लेनी है, ये सारे काम हो रहे हैं। तो कभी कभी कोई झुंझलाहट नहीं होती? नहीं, सिविल में आकर के सबसे बड़ी झुंझलाहट हमें टाइम की होती है कि हमने देखा कि सेना में हमारा कोई भी काम है वो निश्चित समय दिया है तो उसी पर शुरू होता है, लेकिन सिविल में शुरू नहीं होता है। एक ये होती है। दूसरा ये है कि सिविल में जो अधिकारी है उस पर निर्भर करता है कि वो अधिकारी है वो कैसा है। अगर वो उसका
अनुशासन ठीक है, उसका कंट्रोल नियंत्रण ठीक है, तो सब अपने आप करेंगे। जब वो खुद अगर गड़बड़ करेगा तो फिर दूसरा मौका मिल जाता है। तो इसलिए ये बीमारी ऊंचे के स्तर से अगर ठीक हो जाएगी तो सब बड़ा ठीक हो जाएगा। सही है। चलिए ऐसा करते हैं कि आपके बेटे को, सलीम जी को, जो कि आपके साथ पढ़े थे, उनको साथ बैठा लेते हैं। आ जाओ जी, आ जाओ, 2 मिनट आप भी आ जाओ। ये हैं सलीम खान जी हैं, इनके सुपुत्र हैं, और इन्होंने अपने पिता के साथ परीक्षा दी है एक हॉल में। तो कैसा महसूस हुआ? और हालांकि वो बड़े बड़े पत्रकार पूछते हैं कैसे महसूस करे सवाल, लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं क्योंकि खुशी की बात है ना। तो एक दुर्लभ संयोग है कि भाई आपने परीक्षा दी और रोल नंबर भी एक साथ से कमरे में आ गए, फिर बाद में मार्कशीट के नंबर भी सिर्फ एक ही आगे पीछे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि अक्सर होता है कि पति पत्नी साथ एग्जाम दे सकते हैं, भाई भाई साथ एग्जाम दे सकते हैं, भाई बहन एग्जाम साथ दे सकते हैं, लेकिन पिता पुत्र एग्जाम साथ ही सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क होता है और हमारी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है। क्योंकि ये सबसे बड़े 40 वर्ष का और बस सबसे छोटा बेटा हूँ। अगर बड़ा बेटा का था तो भी इतना कोई फर्क नहीं था। तो उसके बाद साथ एग्जाम देना अपने अपने बहुत फख्र महसूस करता हूँ, और खासतौर से इनके साथ डिस्कस करके सीखने जो मौका मिला वो मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात है। और उसके बाद में मार्कशीट का नंबर तो सिर्फ एक ही रह गया। वो तो सिर्फ सहयोग की बात है, वो किसी के हाथ की बात नहीं होती, कोई करवा भी नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप ही होता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी वर्तमान में मंगोड़ा में पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ। और सबसे बड़ी बात मैंने जो देखी वो, मैं पढ़ाता हूँ तो 10 साल का मुझे भी अनुभव है कि मैंने देखा है कि आजकल जो बच्चे हैं उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। और ये जो मेरे पिताजी है 72 ईयर ओल्ड मतलब उम्र होने के बाद भी इतनी अच्छी याददाश्त है, कोई भी विषय दो इनको उसी विषय पर कमांड कर लेते हैं, उसी विषय को अच्छा सा कर लेते हैं। जैसे इंग्लिश लिटरेचर से एमए कर लिया, हिंदी लिटरेचर से एमए कर लिया, उर्दू से इस उम्र में नए तरीके से सीख के उस पर कमांड कर ली, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सारे विषयों पर अपने आप में इस तरह से कमांड करना बड़ी दुविधा होती है। क्योंकि और ये इनकी खास बात है, इनके मैथ में भी बहुत अच्छे हैं। अगर कोई आदमी है वो अगर एक विषय में पारंगत हो सकता है, जैसे कोई मैथ में है तो वो मैथ में होगा, इंग्लिश में नहीं होगा, तो इंग्लिश वाला वो हिंदी में नहीं होगा। इन्होंने सारे विषयों पर एक साथ कमांड कर रखी है, ये अपने आप में बड़ी खुशी की बात है। देखिए तो आजकल जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं हम, वो याददाश्त उनकी बिल्कुल नहीं के बराबर है। क्योंकि हो सकता है उनका कोई खान पान के वजह से हो रहा होगा, या फिर वो कुछ आजकल जैसे फोन वगैरह चल गए, बच्चों के पास भी फोन उपलब्ध रहते हैं, उस वजह से होता होगा। क्या कारण रहा है पता नहीं, लेकिन आजकल याददाश्त नाम की चीज बहुत कम रही है। सिर्फ रटते हैं उसको 1-2 महीने में, 2-3 महीने में वो भूल जाते हैं। वो इससे मतलब स्थायी ज्ञान नहीं रहा, उसके पीछे वो एक चिंतनीय विषय होना भी चाहिए। क्योंकि देखिए चीज़ें अगर हमारे जैसे कहते हैं कि विद्या दें, तो विद्या अगर हमारे दिमाग में नहीं रहेगी तो है ना, विद्या ददाती भी नहीं, विद्या विनोद आती है। तो ठीक है, आपने भी समय निकाला, और आपका कभी समय मिला तो अलग से साक्षात्कार लेंगे। क्यों? हमने 2 सब्जेक्ट से एमए किया है। हमने 2 सब्जेक्ट साथ में किया, सोशियोलॉजी समाजशास्त्र और इतिहास, दोनों मैंने 2 सब्जेक्ट से एमए किए, दोनों सब्जेक्ट में इनके साथ एमए हुई है, मेरे लिए और बड़ी चलो अच्छी बात है। इसके अलावा मैंने पीजीडी से कर रखा है कंप्यूटर से, और बीएड वगैरह कर। तो समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी सेहत की शुभकामना, और यूं ही जो है समाज को राह दिखाते रहें। क्यों? थैंक यू सर।